हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 206। इससे पहले इस कहानी के 205 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। निर्भय ने हल्का सा पलट कर पीछे देखा तो सामने निहाल खड़ा हुआ था जो उसे घूर रहा था। निहाल को देखकर निर्भय अपने मन में चिढ़ते हुए बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार ये कहाँ से आ जाते हैं हर बार, इन्हें क्या चैन नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ी देर बात कर लेता तो फिर क्या ही हो जाता, बस बात हो ही तो गई थी। फाइनल डिसीजन सुनना था बड़े पापा का, मगर देखो बीच में आगे टांग अड़ाने के लिए। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। निहाल अंदर आया, उसने एक नज़र निर्भय को घूर कर देखा और फिर नील की तरफ देखकर बोलता है कि शोभित को घर क्यों बुलाना है तुझे। तो नील ने कहा कि यार निर्भय की शादी करते हैं, सब बच्चों की शादी हो गई है ना, बस अब यही तो रह गया है, इसकी भी शादी अब जल्दी से हो जाएगी तो हम भी ना गंगा नहा लेंगे। निहाल हाथ बांध कर बोलता है कि तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं लड़के वाला होकर शोभित से जाकर खुद ही बात कर लूं शादी की। ये सुनकर तो निर्भय की आंखें हैरानी से फैल गई थी और फिर उससे ज्यादा तो नील की आंखें फैल गई थी। नील बोलता है कि मैं कुछ समझा नहीं, तू कहना क्या चाहता है। निहाल बोलता है कि यही कि मैं लड़के वाला हूँ, मैं शोभित के पास नहीं जाऊंगा अपने बेटे के रिश्ते को लेकर, बल्कि वो आएगा निशी का रिश्ता लेकर मेरे पास, तो ही ये शादी होगी, वरना नहीं। वरना क्या पूरी बात बता मुझे, नील ने भी गुस्से में कहा। तो निहाल बोलता है कि वरना क्या, जब उसने कहा था ना कि वो 2 साल बाद ही शादी करेगा इन दोनों की, तो फिर शादी 2 साल बाद ही होगी, अभी शादी नहीं होगी। ये सुनकर तो निर्भय मन ही मन बोलता है कि अरे पापा समझते क्यों नहीं हो आप, 2 साल में तो मेरा बच्चा 1 साल का हो जाएगा, पूरा 1 साल का। नील बोलता है कि निहाल तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है यार, वो तो तेरे पास आए या फिर तू उसके पास जाए, बात तो एक ही होगी ना, वो भी तो हमारे भाई जैसा ही है, तो फिर तू इतना ज्यादा क्यों उड़ रहा है। तो निहाल ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि जी नहीं, मैं लड़के वाला हूँ और मैं शोभित के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाऊंगा, समझा तू। मैं नहीं कहूंगा उससे कि जल्दी से जल्दी इस शादी को कर ले। जब उसने मुझसे 2 साल का टाइम मांगा है तो फिर मैं उसे 2 साल का टाइम दूंगा, और वैसे भी निशी तो अभी 21 साल की भी नहीं हुई है, इतनी जल्दी क्या है, आराम से कर लेंगे ना शादी को। इसे इतनी जल्दी क्यों हो रही है अपनी शादी की, इतनी जल्दी है कि जैसे आज ही जाकर खुद शादी कर लेगा, तो जाकर खुद ही कर ले, मैं नहीं आऊंगा इसकी शादी में, जैसे दक्ष ने की थी ना, इन्हीं बंदरों की टुकड़ी ने मिलकर ही उन लोगों की नकली बारात तैयार कर ली थी, तो फिर ऐसे ही अपनी शादी भी कर लेगा, नकली बारात को तैयार कर ले, मैं नहीं आऊंगा इसकी शादी में। निर्भय तो आंखें फाड़े अपने पापा को देखे जा रहा था। इतने में ही नील ने फिर से कहा कि यार क्या हुआ है निहाल, तुझे सही तो कह रहा है निर्भय, बिल्कुल अब तो सबकी शादी हो गई है ना, तो फिर इसकी भी शादी हो जानी चाहिए, इसे भी कर देते हैं ना, इसमें बुराई क्या है। तो निहाल बोलता है कि कोई बुराई नहीं है, मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि इस गधे का घर बस जाए जल्द से जल्द, लेकिन अब तू ही बता मुझे यार, दूसरे की बेटी को किस बेस पर मैं अपने घर लेकर आ जाऊँ। ये तो कुछ करता भी नहीं, अभी तक तो इसने ऑफिस भी ज्वाइन नहीं किया है, इसे बोलूँ पहले ये ऑफिस ज्वाइन करेगा, थोड़ी मेहनत करेगा, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बने, जब मुझे लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो गया है अब, तब मैं इसकी शादी के बारे में थोड़ा सा कुछ सोचूंगा। तो नील बोलता है कि अरे यार रिस्पॉन्सिबल भी तो हो जाएगा ना, आज नहीं कल, इतना क्या अकड़ रहा है तू, बुला लेते हैं ना शोभित को आज ही घर पर और कर लेते हैं शादी की बात, लगे हाथ इसकी भी घुड़ चढ़ी हो जाएगी, तो सारे गंगा नहा लेंगे। निहाल बोलता है कि यार मैं तो बात करूंगा नहीं शोभित से, क्योंकि मैं लड़के वाला हूँ, और ना ही मैं शोभित को अपने घर बुलाऊंगा। शोभित खुद आकर अगर मुझसे ये कहेगा कि वो ये शादी करना चाहता है तो बात अलग है, वरना मैं अपने आप से बिल्कुल बात नहीं करूंगा। नील और निहाल दोनों ही आपस में बहस करने लगते हैं, दोनों की बहुत तेज बहस होने लगी। तो निर्भय तो अपने सिर को पकड़कर एक बार नील को देखता और फिर एक बार निहाल की तरफ देखा, और वो मन ही मन ये बात अच्छे से समझ चुका था कि उसके पापा जरा सा भी टस से मस नहीं होंगे, चाहे वो जितना भी धरती आसमान एक क्यों ना कर ले, ससुर जी को बात करने के लिए आना ही पड़ेगा, वरना ये शादी इतनी जल्दी तो नहीं होगी, 2 साल के बाद ही होगी, और अगर शादी जल्दी नहीं होगी तो फिर निशी की प्रेग्नेंट होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। निर्भय का दिमाग तो पूरी तरह से खराब हो रहा था। फिर वो चुपचाप से कैबिन से बाहर निकल कर चला गया अंदर। इतना बड़ा झगड़ा छोड़ गया था। निहाल और नील दोनों ही आपस में बहस कर रहे थे। निहाल और नील को तो एक जंग साथ में ही जीतनी थी। इधर दूसरी तरफ रुद्र एक बड़े से ग्लास के सामने खड़ा हुआ था, वहां से उसे आधे से ज्यादा शहर दिखाई दे रहा था। और तभी कैबिन का गेट खुलता है तो रुद्र ने बिना पीछे पलटे हुए ही कहा कि रोहान डोनर मिला क्या। तो रोहान अभी थोड़ा सा आगे आता है और फिर रुद्र के बराबर में खड़ा हो जाता है और उस ग्लास के परे शहर को पूरी तरह से देखने लगता है। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। फिर वो हल्की आवाज में बोलता है कि नहीं पापा, अभी नहीं, पर आप फिक्र मत करिए, बड़े पापा को कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं।
है। रुद्र ने हल्का सा चेहरा घुमाकर रूहान की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो फिर मैं भी जीते जी मर जाऊंगा, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। रूहान ने रुद्र की तरफ देखा और फिर आज पहली बार उसने रुद्र की आंखों में इतना ज्यादा इमोशनलेस देखा था। नील को लेकर बहुत ज्यादा फिक्र देखी थी। इतना तो रुद्र जानता ही था कि नील के साथ कुछ भी गलत हुआ और फिर जब से उसे पता चला था कि उसकी दोनों ही किडनी फेल हो गई है तब से रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आती ही नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहता था, हर वक्त उदास रहता था। रूहान आज पहली बार अपने पापा को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। रूहान ने भी अपने पापा की बाजू प्यार से पकड़ी और फिर उसे खींचकर सोफे पर लेकर आ जाता है और फिर उसने प्यार से रुद्र को सोफे पर बैठाया और फिर पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि पापा पापा प्लीज, मैं हूं ना आपके साथ, मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैं आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूं। रुद्र ने पानी का ग्लास लिया और फिर थोड़ा सा पानी पीने के बाद उसने ग्लास को टेबल पर रखा और फिर रूहान की तरफ देखकर बोलता है कि पता नहीं रूहान, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, मेरे बहुत ज्यादा उलझन हो रही है, दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, सुबह से 2 बार टेबलेट भी खा चुका हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि खुद को कैसे कंट्रोल करूँ, कैसे खुद को समझाऊं। फिर रूहान अपने पापा के पास बैठता हुआ बोलता है कि पापा मैं हूं ना आपके साथ, मैं कह रहा हूं ना कि बड़े पापा को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, जमीन आसमान एक कर दूंगा, हर जगह डोनर को ढूंढूंगा लेकिन बड़े पापा को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ, प्लीज पापा प्लीज, मैंने आपको कभी भी ऐसे टूटे हुए नहीं देखा है। बहुत ही किस्से सुने हैं आपके बारे में बड़े पापा के मुंह से, उन्होंने मुझे हमेशा से ये कहा है कि आप जिंदगी के हर कदम पर हिम्मत से काम लेते हैं, हमेशा अपने अकड़ में रहते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, अकड़ के साथ काम करते हैं। तो फिर मुझे मेरे वही पापा चाहिए जो अपनी अकड़ में रहते हैं, जिनमें बहुत अकड़ है, ये वाले पापा मुझे नहीं चाहिए। प्लीज पापा, मैं कह रहा हूँ ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अपनी कमर पर पीछे की तरफ सोफे पर लगा दी और आंख बंद कर ली। तो रूहान अभी भी अपने पापा का हाथ पकड़कर वहीं पर बैठा हुआ उसे देख रहा था। रुद्र बोलता है कि तुम्हें पता है रूहान, नील ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है हमारी फैमिली के बारे में। वो एक ऐसा इंसान है जिसने कभी भी हमारे प्यार की उम्मीद हमसे नहीं करी है, हमेशा हमें प्यार और रिस्पेक्ट दिया है, बस अपना प्यार हमें दिया है उसने। तुम जानते हो मैं अपने बिजनेस को यहाँ से यहाँ तक कैसे लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान बस बिजनेस पर ही था। लेकिन नील, उसने पूरी फैमिली को संभाला था, उसने पूरी फैमिली को एक बंधन में बांध कर रखा है, मुझे भी उसने ही संभाला था। बहुत कुछ किया है नील ने हमारे लिए, हमारी फैमिली के बारे में। अब हमारी बारी है उसके लिए कुछ करने की। रूहान भी गहरी सांस लेकर बोलता है कि हाँ पापा, मैं जानता हूँ और समझता भी हूँ। जब से प्रताप हाउस आया हूँ ना, सबके मुंह से बड़े पापा की तारीफ ही सुनी है मैंने, कभी किसी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है बड़े पापा के बारे में। कुछ नहीं होगा हमारे बड़े पापा को। और तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और दोनों ही बाप बेटे ने गेट की तरफ देखा तो नील वहाँ पर खड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों रूहान को अचानक से क्या हुआ, वो एकदम से रुद्र के पास से उठा और फिर सीधा तेज कदमों से जाकर नील के गले लग जाता है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। नील ने भी अपनी पकड़ उसके ऊपर कस दी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि हो ना हो बाप बेटा उसकी बीमारी के बारे में ही बात कर रहे थे और शायद वो दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, दोनों ही अब उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान है। नील ने रूहान के कमर पर हल्का सा हाथ रब करते हुए कहा कि शेर का बच्चा है तू, इतनी सी बात पर टूट जाएगा क्या यार, ऐसे नहीं देख सकता हूँ तुझे मैं। तो रूहान ने भी अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया और फिर अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर आता है और फिर नील को देखकर बोलता है कि ओ बड़े पापा, वो तो मैं बस ऐसे ही आपके गले लग गया, वरना ऐसे तो मैं कभी भी नहीं रहता हूँ। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ? परेशान तो तब होता हूँ ना जब अगर आपको कुछ हो जाता, मगर मैं जानता हूँ मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फिर मैं क्यों परेशान होऊंगा जब मेरी फैमिली मेरे साथ है। तो नील ने भी रूहान के गाल पर हल्का सा हाथ रखकर कहा कि ये जो बाल सफ़ेद हुए हैं ना, ये धूप में ही नहीं हुए हैं, तेरे बड़े पापा को बहुत ही ज़्यादा तजुर्बा है, समझा तू। ये जो तुम अपनी आंखों में दर्द छुपाने की कोशिश कर रहे हो मुझसे ना, ये मैं पढ़ लेता हूँ ऐसे ही, समझा तू। तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का भी मुझे सारा दर्द समझ में आता है। पागल मत बनाओ तुम दोनों मुझे। रूहान थोड़ा सा मुँह बनाकर बोलता है कि चीटिंग है बड़े पापा। नील ने भी सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर कहा कि चीटिंग नहीं, सच्चाई है सच्चाई। आओ चलो अब तुम्हारे बाप के पास बैठते हैं, उसे भी तो समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे मुंह फुलाकर बैठा है। नील रूहान के बाजू पकड़कर रुद्र के पास आ जाता है। तो रुद्र ने भी नील की तरफ देखा और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे वो नील से अभी कितना ही ज्यादा नाराज हो। 2 दिन से अब दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं हुई थी। हल्का हल्का सा रुद्र नील से नाराज था। नील जब जब रुद्र से बात करने
रहा था तो रुद्र उसे इग्नोर कर देता था, क्योंकि उसे नील पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नील ने भी अपना एक हाथ रुद्र के घुटनों पर प्यार से रखा और फिर उसे हल्का सा हिलाते हुए कहा कि बस बस करना यार, नाराज ही रहेगा क्या? जो छुपा रहा है ना वो तो तुझे पहले से ही पता चल गया है ना। अब क्यों तू मुझसे ऐसे नाराज हुआ बैठा है? अब तो तुझे नहीं नाराज होना चाहिए ना। मान जा यार प्लीज, मेरी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं, मुझसे बात नहीं करेगा क्या तू? यह सुनकर तो रुद्र का गुस्सा अब बहुत ही ज्यादा दुगना हो गया था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने नील का हाथ अपने घुटनों से झटकते हुए कहा कि याद है तूने मुझसे क्या कहा था? वादा कर आज के बाद मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएगा। याद है जब करवा चौथ वाले दिन निशा ने मेरे और किट्टू के बीच में डिस्टेंस ला दिया था, जब किट्टू मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी, उसने मुझसे बात नहीं करी थी, तब तूने मुझसे ये वादा लिया था ना कि अगर तुझे याद नहीं है तो फिर बुलाऊं तेरे बच्चा को? बता, अभी तेरा बच्चा तुझे खुद ही याद दिला देगा कि तूने ये वादा लिया था मुझसे कि नहीं। बता मुझे, तूने फिर अपना वादा क्यों तोड़ा? वादा लिया था और फिर खुद ही उस वादे को तोड़ दिया तूने। क्यों नहीं बताया तूने मुझे अपनी बीमारी के बारे में? बता मुझे, क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था? तुझे लगता था कि तू मर रहा होगा और फिर मैं तुझे ऐसे ही मरने दूंगा? मैंने तो तुझे तब भी नहीं मरने दिया था जब तुझे गोली लगी थी, जब तूने अपनी याददाश्त खो दी थी और तू खाई में जाकर गिर गया था। क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे अब मरने दूंगा? बता बता, तुझे क्यों नहीं विश्वास था मुझे? मैं तुझसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। अब तेरी बीमारी ठीक नहीं हो जाती है ना, तब तक तुझसे अब बात नहीं करूंगा, ऐसे ही गुस्सा रहूंगा। और अब तब ही बात करूंगा तुझसे जब तू मौत के मुंह से खींच कर तुझे लेकर आ जाऊंगा, जब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नील ने एक गहरी सांस ली और फिर बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम बाप बेटे नहीं चाहते हो कि मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम दोनों ही सच्चाई को तो नहीं बदल सकते हो ना। जो लिखा है अब वो तो होना ही है ना। अगर मैं ऑपरेशन करवा भी लूंगा ना तो भी मेरा ठीक होना चांस बहुत ही ज्यादा कम है। समझते क्यों नहीं हो तुम दोनों? क्यों मेरे आखिरी दिनों में मेरी मुश्किलों को बढ़ा रहे हो? क्यों तुम ऐसे मुझे परेशान कर रहे हो? रुद्र गुस्से में सोफे से खड़ा हो गया और फिर जाकर अपनी चेयर पर गुस्से से बैठ जाता है और फिर उसकी सांसें जो ऊपर नीचे हो रही थी, शायद उसका बीपी फिर से बढ़ने लगा था। नील ने एक नजर अब रोहान की तरफ देखा और फिर रोहान ने भी अपने कंधे उचका दिए, जैसा कहना चाहता हो कि यार तुम दोनों भाइयों की लड़ाई के बीच में तो कोई भी पूरी फैमिली में से नहीं बोलता है, तो फिर मैं क्यों बोलूं? मैं भी नहीं आऊंगा आप दोनों के बीच की लड़ाई में। आप लोग खुद ही सॉल्व कर लो, मुझे नहीं पड़ना है आप दोनों के बीच में। तो नील ने भी रुद्र की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से कहा कि रुद्र मुझसे एक वादा करेगा तो रुद्र को तो अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर उसने टेबल पर रखा हुआ एक कप उठाया और फिर धम्म से जमीन पर जोर से मार दिया। ये नजारा देखकर तो नील और रोहान दोनों ही एक सेकेंड के लिए बहुत ज्यादा डर गए थे और शॉक्ड रह गए थे। नील को तो रुद्र के ऐसे बिहेवियर की आदत थी, लेकिन रोहान उसे तो नहीं पता था कि सच में उसके पापा को इतना ज्यादा गुस्सा आता है। तो रुद्र ने भी गुस्से में नील की तरफ घूर कर देखा और फिर दहाड़ते हुए कहा कि स्वयं नारायण भी तुम्हें लेने के लिए आएंगे ना, तब भी नहीं भेजूंगा, समझा तू? तब भी तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। आज के बाद मैं तेरे मुंह से ये सारी घटिया बातें सुन लिया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नील। मैं सच कहता हूँ, मैं कुछ भी कर दूंगा, कुछ भी हो जाएगा मेरे हाथों से। इतना कहकर रुद्र गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाने लगा था और सच में उसके अंदर पहले वाला रुद्र आ चुका था। रुद्र ने कुछ सेकंड तक अपने आप को कंट्रोल किया, अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर नील की तरफ देखकर प्यार से बोलता है कि तू खुद को समझता क्या है? क्या समझता है खुद को? हमेशा महान बनेगा तू? शुक्र मना कि मैंने घर में किसी को भी अभी तक नहीं बताया है, वरना जी तो चाहता है कि तेरी करतूतों के बारे में सबको जाकर अभी बता दूं, तेरे छोटे शेर को, तेरे उस जीजा निहाल को और सबसे पहले अवनी को जाकर बता दूं, ताकि वो तुझे अच्छे से ठीक कर दे, मार मार के पिटाई कर दे तेरी। रुद्राक्ष कुछ मिनट तक अपने गुस्से को ऐसे ही कंट्रोल करता रहा और फिर से इधर उधर चक्कर लगाकर बोलता है कि कभी सोचा है तूने कभी दादी को अगर पता चलेगा तो फिर क्या बीतेगी उन पर? क्या सोचेंगी वो? हमेशा ये कहती थी कि नील के कंधों पर शमशान घाट जाऊंगी मैं। क्या कहोगे तुम दादी को? सोचा है तुमने? चलो मान लेता हूँ कि दादी तो अपना दुख मेरे कंधों पर निकाल देंगी, लेकिन दादाजी का क्या? याद है ना 4 साल पहले दादाजी ने क्या कहा था तुझसे कि जब उनकी मौत होगी ना तो फिर उनकी चिता को अग्नि उनका बड़ा पोता नील ही देगा। तो बताओ ना नील, दादाजी को तुम क्या कहोगे? कैसे समझाओगे दादाजी को? सोचा है तूने कैसे कहूँ दादाजी को जाकर कि उनका नालायक पोता मरने वाला है और सारी बातें सबसे छुपा रहा है? कैसे कहूँ दादाजी से कि उनके शमशान घाट जाने से पहले उनका बड़ा पोता शमशान घाट जाना चाहता है, खुद ही अपने आप को मौत के मुंह में डाल रहा है। रुद्र गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। ना तो नील के अंदर कुछ बोलने की हिम्मत थी और ना ही रोहान के अंदर। वो तो बस कुछ बोलना भी नहीं चाहता था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो कह रहा था कि पापा मैं आपको ऐसे टूटता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ, आप जैसे
पहले थे वैसे बन जाइए। और फिर अभी ही रुद्र ने उसे अपना पहले वाला रुद्र रूप दिखा दिया था। तो रोहान ने धीरे से नील के कान में जाकर कहा कि अब आपका भाई शांत कैसे होगा। नील बोलता है कि यार तेरा बाप जब नरसिम्हा बनता है ना, तो फिर मुझे ना प्रहलाद बनना पड़ता है। अब ये ऐसे शांत नहीं होगा। अब जाता हूँ प्रहलाद बनकर, वरना ऐसे ही बोल बोल कर अपना बीपी चढ़ाता रहेगा और फिर मुझे भी यहीं पर मार डालेगा। नील अपनी जगह से खड़ा हुआ और 2 कदम रुद्र के करीब गया और फिर रुद्र 1 कदम पीछे हटकर बोलता है कि नील बस बहुत हो गया है, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब है और फिर प्लीज़ अब मत खराब कर। नील 1 कदम और रुद्र की तरफ आगे बढ़ता है और फिर उसने भी रुद्र की बाजू पकड़कर अपने गले जोर से लगाया और फिर उसकी कमर को हल्का सा रब करते हुए प्यार से बोलता है कि बस कर, शांत हो जा यार, प्लीज़ शांत हो जा। नहीं जा रहा हूँ मैं, कहीं पर नहीं जाऊँगा, तू मुझे जाने ही नहीं देगा। मैं जानता हूँ, मैं तो तुझसे बस ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ऊपर से ये तेरा बेटा, वो भी तेरी तरह है, बहुत ज़्यादा जिद करता है यार। बड़े पापा कुछ नहीं होने दूंगा, बड़े पापा कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है भाई, मान लिया है अब तो मैंने तुम दोनों ही बाप बेटे की बात। अब तो शांत हो जाओ ना, जो कहोगे वही करूँगा, लेकिन हाँ प्लीज़ घर में किसी को भी कुछ मत बताना। और ये नरसिंहा अवतार तो मुझे मत ही दिखाया कर, बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरा दिल पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और फिर तू ऐसे गुस्से में होता है ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक अभी ही आ जाएगा मेरे। तो नील की ऐसी बेतुकी सी बातें सुनकर रुद्र के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने अपनी पकड़ नील पर कसते हुए प्यार से कहा कि नील तू हमेशा ऐसे ही करता है, तू नहीं सुधरने वाला। नील बोलता है कि सुधरेगा तो तू भी नहीं ना, जितना बुढ़ा होता जा रहा है उतना ही तुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा है। अब अगले ही पर रुद्र की आंखें फिर से गीली हो गई थी और फिर रुद्र कभी भी रोता नहीं था। जब उसने किट्टू को फार्म हाउस से निकाल दिया था तब भी उसकी आंखें रोई नहीं थी, उसकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आते थे। वो अपनी ज़िंदगी में बस एक बार ही रोया था, जब उसने इंस्पेक्टर निशांत को जंगल से मारा था और फिर बाहर आकर उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। उस वक्त नरेन ने रुद्र को संभाल लिया था। उस वक्त नरेन ने भी रुद्र को बहुत सारी चीज़ें समझाई थी। उस दिन से लेकर आज तक रुद्र की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आए थे, उसकी आंखें कभी भी गीली नहीं हुई थी, लेकिन आज गीली हो गई थी। नील भी अब भांप लिया था कि रुद्र की आंखें गीली हो गई हैं, तो नील ने भी रुद्र को खुद से थोड़ा सा दूर किया और फिर उसकी लाल आंखों में देखकर, जिसमें भी हल्का हल्का सा पानी आ चुका था, नील बोलता है कि यार मैंने कहा ना कि मैं तेरी और तेरे बेटे की बात मान लूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, तो फिर ये लाल लाल आंखें क्यों कर रहा है तू? मैंने तुझे एक कभी भी नहीं ऐसे देखा है, तो फिर आज भी नहीं देखना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जा। रुद्र ने आंखें बंद की और फिर एकदम से खोली और फिर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो नील ने एक बार फिर से अपने छोटे भाई को प्यार से गले लगा लिया। दोनों ही एक दूसरे के गले लग गए। रोहान गहरी सांस लेकर उनके पास आया और फिर दोनों कोई बलाइयाँ लेते हुए बोलता है कि सच में इस धर्मवीर की जोड़ी को किसी की भी नजर ना लगे, हमेशा ऐसे ही सदा सलामत रहे। दोनों ही भाइयों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर रुद्र नील से थोड़ा सा दूर होकर रोहान से बोलता है कि डोनर का इंतजाम कर, जितनी जल्दी हो सके, समझा तू? रात के वक्त रोहान अपनी बालकनी में आकर खड़ा हुआ था। थोड़ी थोड़ी ठंडी सी हवा चल रही थी, लेकिन रोहान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने तो बस वो पल अभी दौड़ रहा था जब रुद्र और नील दोनों ही एक दूसरे को गले लगाकर खड़े हुए थे। दोनों की एक दूसरे के साथ खट्टी मीठी नोकझोंक, एक दूसरे को संभाल रहे थे। रोहान के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। ऐसे तो वो हमेशा से अरमान के साथ ही रहा था, अरमान ने भी उसका हर वक्त साथ दिया था। जब वो अंधा था तब भी उसने ही उसका साथ दिया था। रोहान सोच रहा था कि भाई की जिंदगी में रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आज बड़े पापा नहीं होते तो शायद पापा को कोई भी संभाल नहीं पाता, कोई भी नहीं समझा पाता। रोहान अपनी ही सोच में गुम हुआ इधर उधर देख रहा था। तभी रूही पीछे से आकर बोलती है कि रोहान ठंड लग जाएगी, आपको अंदर चलिए। तो रोहान ने अभी पलट कर रूही की तरफ देखा तो रूही के चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा उदासी थी। तो रोहान तो अभी पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान था और फिर ऊपर से रूही के चेहरे पर उदासी देखकर उसे और भी ज़्यादा परेशानी हो जाती थी। लेकिन उसने भी इस बार ठान लिया था कि वो रूही को दुनिया से अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा देगा, क्योंकि रूही बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। शायद उसने दुनिया को ठीक से परखा नहीं था, इसीलिए तनु मनु की बातों में इतनी आसानी से आ गई थी। रोहान बोलता है कि हाँ सही कह रही हूँ, अंदर चलता हूँ, इनफैक्ट सो जाता हूँ, नींद भी आ रही है और फिर सुबह मुझे तनु के साथ डेट पर भी तो जाना है, तुम चलोगी क्या? तो रूही तो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से अभी रोहान की तरफ देख रही थी। वो
पहले ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी और अब रोहान जो पूरी तरीके से उसे परेशान करने में पीछे नहीं हट रहा था, उसे पूरी तरह से इग्नोर करके उसे परेशान कर रहा था। रूही हल्की सी नाराजगी भरी टोन में बोलती है कि मैं क्या करूंगी जाकर आप दोनों के साथ, मेरा वहां पर कोई काम नहीं है। मैं तो बस आपसे ये कहने के लिए आई थी कि ठंड बढ़ गई है, अंदर आकर सो जाइए आप। रोहान भी रूही के कहने से अंदर आ जाता है और फिर उसने बालकनी का गेट बंद किया और फिर बेड पर आराम से आकर लेट जाता है और फिर कंबल में एकदम से घुस गया। तो वहीं रूही जो धीरे से बेड पर आती है और रोहान के पास आकर लेट जाती है, लेकिन दोनों के बीच में अभी बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस था, दोनों बात नहीं कर रहे थे। रूही अभी भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी रोहान के बराबर में जाकर लेट जाए और फिर रोहान जो उसे रूही पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए उसका पहला काम डोनर को ढूंढना था। रोहान ने भी अपनी आंखें जल्दी से बंद कर ली और फिर उसकी आंखें बंद करते ही रूही की आंखें एकदम से गीली हो गई थी, उसकी आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था। उसने एक हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी और फिर चुपचाप से सो जाती है। अगली सुबह जब रूही की आंखें खुलती हैं तो उसने अपने पेट पर हल्का सा भारीपन महसूस किया। रूही ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो रोहान का हाथ उसके पेट पर रखा हुआ था। रूही के सोने के बाद रोहान को नींद ही नहीं आ रही थी और फिर उसे तो रूही को खुद के करीब करके सोने की आदत पड़ चुकी थी, वो उसे बिना चिपकाए सो नहीं पाता था। जब तक रूही पूरी तरीके से नींद में नहीं चली गई, रोहान भी आंखें बंद करके ऐसे ही लेटा रहा और फिर उसने रूही को खुद के करीब किया, तब जाकर उसकी आंखों को हल्का सा सुकून मिला और फिर उसे नींद आई और फिर उसे चिपका कर वो सो जाता है। तो रूही ने जब रोहान के हाथ को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो हल्का सा घूमकर रोहान के सीने पर रखकर सर आराम से आंखें बंद कर लेती है और फिर सो जाती है। वो उससे दूर बिल्कुल भी नहीं होना चाहती थी, पता नहीं उसके दिमाग में भी अब क्या उल्टा सीधा चल रहा था जो वो खुद ही ये सब कुछ सोचकर बैठ गई थी। खुद ही सोचकर बैठ गई कि रोहान की डाइवोर्स दे देगी तो सब चीजें सही हो जाएंगी, रोहान तन्वी से शादी कर लेगा और फिर रोहान तन्वी के बच्चे होंगे और फिर रोहान जो बाप बनने का सुख भी वंचित नहीं रह पाएगा, उसे भी बाप बनने का सुख मिल जाएगा। थोड़ी देर के बाद रोहान की आंखें खुलती हैं तो उसने रूही को अपने करीब देखा तो उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी बहुत ही धीरे से रूही के बालों को प्यार से चूम लिया और बिल्कुल इतने धीरे से कि रूही को पता भी न चले कि उसने अभी उसके बालों पर किस किया है। फिर वो बेड से उठकर सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है। उसके जाते ही रूही ने भी अपनी हल्की सी आंखें खोली और फिर वो भी बेड से उठ जाती है। इधर दूसरी तरफ निर्भय नव्या के पीछे पीछे घूम रहा था और नव्या जो किचन में इधर उधर चक्कर लगा रही थी, वो अपने किचन में काम कर रही थी। नव्या बोलती है कि यार मेरे पीछे घूमने से कुछ भी नहीं होगा, जाओ जाओ जाकर अपने पापा से बात करो, मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो, मुझे काम करने दो, समझा? तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, और अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं तो फिर जाओ नील भैया से जाकर बात करो, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों में मत घसीटो, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, अब जाए यहाँ से। तुम भी अच्छे से जानते हो कि हमारे घर में नील भैया की ही चलती है, तो फिर जो भी डिसीजन वो लेंगे ना वही सब लोग मान लेंगे। तो निर्भय बोलता है कि नहीं नहीं माँ प्लीज़, यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हारा वो पति मानता ही नहीं है, बड़े पापा को भी पूरी टक्कर देता है यार, तुम्हारा पति तो किसी की मान ही नहीं रहा है। कल मैं उनसे बात करने के लिए गया था, अच्छा खासा बड़े पापा मान गए थे, मगर पता नहीं कहाँ से बीच में आपके पति आ गए और फिर मना करने लगे। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि तुम अपने पति को झेल कैसे रही हो, कैसे झेल रही हो, तुम अपने पति को समझाती क्यों नहीं हो माँ? तो नव्या ने भी गुस्से में निर्भय को घूर कर देखा और बोलती है कि प्रॉब्लम है क्या है तेरी, क्या प्रॉब्लम है तेरी? तो निर्भय बोलता है कि इतनी देर से तो बता रहा हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम है मेरी, करवा दो ना मेरी शादी निशे के साथ, सबकी शादी हो गई है, अब मेरी कब होगी माँ? तो नव्या इस बार थोड़ा सा बेलन दिखाते हुए गुस्से से बोलती है कि निर्भय निर्भय तू जा यहाँ से, दिमाग मत खराब कर मेरा, समझा तू, वरना अभी बेलन से पिटाई कर दूंगी। जो भी बात करनी है ना जाकर अपने बड़े पापा से कर, अपने पापा से कर, मुझसे नहीं, मेरा दिमाग मत खराब कर। जब तेरे पापा कहेंगे कि चलो बेटे की शादी के लिए शॉपिंग करते हैं, तब ही मैं तैयार होकर आराम से शॉपिंग करने के लिए चली जाऊंगी, अब जा यहाँ से, दिमाग मत खराब कर सुबह सुबह मेरा, समझा तू? तो निर्भय थोड़ा सा मुंह बनाता हुआ अवनी की तरफ देखने लगता है। अवनी बोलती है कि मैं करती हूँ तेरे बड़े पापा से बात, तू टेंशन मत ले, इतना भी क्यों परेशान हो रहा है तू, मैं जाकर आज ही बात करूंगी। निर्भय भी किचन से बाहर चला गया, लेकिन अच्छे से वो जानता था कि इस प्रोसेसिंग में भी बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी और फिर अगर गलती से भी निशी अगर प्रेग्नेंट हो गई तो फिर तो उसका मरना तय है। कुछ सोच कर निर्भय वहाँ से चला गया और फिर इधर दूसरी तरफ रुद्र और रोहान दोनों ही कॉरिडोर में चक्कर लगा रहे थे। दोनों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। रोहान ने अपने टेस्ट करवाए थे और वो देखना चाहता था कि क्या वो अपनी किडनी अपने बड़े पापा को दे सकता है या फिर नहीं। थोड़ी देर में ही जिया कॉरिडोर में आती है और फिर जिया ने दोनों की तरफ देखा और दोनों की कैबिन में चलने का इशारा किया। दोनों ही जिया के पीछे पीछे कैबिन में चले जाते हैं। जिया आकर चेयर पर बैठी और फिर
उन दोनों की तरफ देखते हुए बैठने का इशारा करती है। दोनों ही अब वहाँ पर बैठ जाते हैं। रोहान बोलता है कि सासू माँ, बैठने का टाइम नहीं है हमारे पास, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से बताओ ना कि रिपोर्ट में क्या आया है। क्या हम दोनों में से कोई भी बड़े पापा को अपनी किडनी दे सकता है या फिर नहीं। तो जिया भी रोहान की तरफ देखकर बोलती है कि तो सुनो ना, तुम्हारी किडनी तुम्हारे पापा से नहीं मैच हो रही, तुम अपने बड़े पापा को अपनी किडनी डोनेट नहीं कर सकते हो। तो रोहान ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था। रुद्र भी अब चेयर पर बैठ गया और फिर उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो कुछ सोचकर अब रोहान की तरफ देखकर बोलता है कि रोहान, हम में से किसी भी भाई की किडनी बड़े पापा को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम लोगों की सबकी किडनी अलग है। जिया बोलती है कि नहीं लग सकती है, क्योंकि तुम सारे भाइयों का ब्लड ग्रुप एक ही है और फिर किडनी ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का मैच करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुम समझ नहीं रहे हो रोहान, अगर किसी कोई भी किडनी लग जाती है तो फिर मैं अब तक तुम्हारे बड़े पापा का ऑपरेशन कर देती। अब तक तुम्हारे बड़े पापा पूरी तरह से ठीक हो चुके होते, लेकिन किसी की भी किडनी नहीं लगेगी, किसी की भी नहीं, समझ रहे हो ना तुम। बहुत सारी चीज़ें मैच करनी पड़ती है, तब जाकर किसी की किडनी हम किसी के लगा सकते हैं। रोहान और जिया दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे और फिर इतने में ही रुद्र बोलता है कि जिया दी, क्या मेरी किडनी मैच हो सकती है क्या। ये सुनकर तो रोहान और जिया दोनों ने ही रुद्र की तरफ देखा और फिर रुद्र बोलता है कि अभी इतना बुढ़ा तो नहीं हुआ हूँ ना मैं अपने भाई को किडनी ना दे पाऊँ, अभी तो मैं 50 का ही हुआ हूँ। आप मेरे एक बार टेस्ट करके देख लीजिए और फिर बताइए कि क्या मेरी किडनी मैच हो सकती है या फिर नहीं। वो ऐसी सिचुएशन थी कि ना तो जिया मना कर पा रही थी और ना ही रोहान मना कर पा रहा था, लेकिन रोहान बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके पापा बड़े पापा को किडनी दे। वो कुछ भी करके डोनर ढूंढना चाहता था, क्योंकि वो अपने पापा को भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। जिया ने अब हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर बोलती है कि रुद्र, मैं तुम्हारा पहले टेस्ट करवा दूंगी और फिर बताऊंगी कि क्या रिपोर्ट में आया है, लेकिन हाँ सोच लो, शरीर तो तुम्हारा भी अब थोड़ा सा बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, फ्यूचर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए कह रही हूँ एक बार पहले सोच लो फिर ही इस टेस्ट को करवाओ। तो रुद्र बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा जिया दी, बस तुम मेरा एक बार टेस्ट करो। तो जिया भी रुद्र की तरफ देखती है और फिर रुद्र को लेकर कैबिन से चली जाती है और रोहान जो खड़ा हुआ देखता रहता है। अचानक ही रोहान को अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपने बड़े पापा के लिए एक किडनी तक डोनेट नहीं कर पाया। वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है अपने बड़े पापा के लिए। उसने अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहा, एक पेपर वेट उठाया और फिर विंडो पर जोर से मार दिया। वो विंडो एकदम से टूट जाती है। रोहान बैठ गया और तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। रोहान ने अपना फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर के बाद फिर से उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। रोहान इतने ज़्यादा गुस्से में था कि उसने गुस्से से अपना फ़ोन जेब से निकाला और फिर गुस्से में दीवार पर फेंक कर जोर से मार दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद ज़िंदगी का ये पहली सिचुएशन है जिसे वो ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वो चाह कर भी कुछ ठीक नहीं कर पा रहा है। उसके लिए तो एक तरफ कुआं था और एक तरफ खाई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना तो वो ये प्रे कर सकता था कि किडनी मैच ना हो और ना ही वो ये प्रे कर सकता था कि किडनी मैच हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ से तो उसकी ज़िंदगी के दोनों ही बहुत ही महत्व लोग खड़े हुए थे। जैसे तैसे वो बैठा हुआ था, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था और फिर उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। उसने अपना फ़ोन देखा तो वो अभी भी वाइब्रेट कर रहा था। एक्सपेंसिव फ़ोन होने के वजह से वो फ़ोन टूटता नहीं है, अभी भी वाइब्रेट कर रहा था। तो रोहान ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और फिर अपने फ़ोन की तरफ देखा और फिर अपना फ़ोन उठाया और रिसीव करते हुए बोला कि हेलो। इधर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि सर आपका काम हो गया है, डोनर मिल गया है, आकर मिल लीजिए। रोहान की आंखें तो हल्की सी चमक गई थी और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और दिल में न जाने दुनिया भर का सुकून आ चुका था। वो हकलाती हुई आवाज़ में बोलता है कि हाँ हाँ आता हूँ, साले पकड़ कर रखो उसे। इतना कहकर रोहान ने फ़ोन को जल्दी से कट कर दिया और फिर रोहान कैबिन में इधर उधर चक्कर लगाता रहता है। कुछ पल बिताने उसके लिए बहुत ही ज़्यादा भारी हो रहे थे। अगले 20 मिनट में रोहान के लिए 20 साल के बराबर ऐसा लग रहा था। जैसे तैसे 20 मिनट गुजरे और फिर जिया और रुद्र दोनों ही कमरे में आते हैं। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। रुद्र ने रोहान की तरफ देखा और कहा कि मेरी किडनी मैच हो गई है, अब तेरे बड़े पापा को कुछ नहीं होगा। यह सुनकर तो रोहान के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन आकर भी नहीं आई थी। वो हल्की सी मुस्कुराहट तुरंत ही गायब हो जाती है। रुद्र रोहान की सिचुएशन को समझ रहा था और फिर वो अपने बेटे के पास गया और फिर उसने रोहान के दोनों गालों को अपने हाथों में भरता हुआ प्यार से बोलता है कि इतना नहीं सोचते हैं बेटा, तू ना बिल्कुल भी फिक्र
फिक्र मत कर, पहले ये सोचते हैं कि ज़रूरी क्या है हमारे लिए, और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए नील की ज़िंदगी है, उसे किडनी देना है। तो रोहान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र को प्यार से अपने गले लगा लिया। रुद्र के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, वो बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो कम से कम किडनी तो मैच कर गई उसके। तो जिया अभी भी बाप बेटे को ऐसे ही देख रही थी और फिर वो बोलती है कि बस सारा प्यार यहीं पर दिखाओगे। कभी कभी तो मुझे नव्या से भी बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है कि काश काश नव्या की जगह मैं रुद्र की बहन होती और मुझे भी प्यार मिलता तुम लोगों से इतना ही। ये सुनकर तो रोहान बोलता है कि सासू माँ कैसी अजीब अजीब सी बातें करती हो आप। अगर आप पापा की बहन होती तो फिर मैं क्या कुंवारा मरता, क्या मैं ऐसे ही कुंवारा रहता आपके साथ। जिया 2 कदम रोहान के पास आती है और फिर उसकी बाजू पर हल्का सा हाथ मारकर बोलती है कि बहुत ज़्यादा बकवास करता है तो, बहुत ही ज़्यादा मुँह चलाने लगा है आजकल, इतनी बकवास क्यों करता रहता है तो। पता नहीं मैं क्या सोचकर अपनी रूही को तेरे हवाले कर दिया मैंने, कैसे मैंने अपनी बच्ची की शादी तेरे साथ कर दी, पता नहीं कैसे उस लड़की का ख्याल कैसे रखता होगा तू, मुझे तो थोड़ा थोड़ा सा शक होता है। रोहान थोड़ा सा मुस्कुराकर बोलता है कि उसका तो मैंने जीना हराम करके रखा हुआ है सासू माँ, यकीन नहीं आता है तो फिर किसी दिन इमोशनल होकर पूछ लेना, बता देगी सारी बातें आपको। मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आता है कि आप इतनी अच्छी और इतनी भोली भाली लड़की को कैसे जन्म दे सकती हो, बहुत ही ज़्यादा सीधी है यार, हमेशा हर किसी की बातों में आ जाती है। अरे सासू माँ कभी तो आपको मेरे बारे में भी सोचना चाहिए ना, अब मैं क्या करूँ, इसीलिए मुझे परेशान होकर थोड़ा सा मजबूरी में आकर उसे परेशान करना पड़ रहा है, तभी तो उसे दुनियादारी की समझ में आएगा ना। अब तो मैंने ये ठान लिया है कि उसे दुनियादारी जरूर समझा के रहूँगा मैं। और हाँ, अगर आपको यकीन नहीं आता है ना तो फिर किसी दिन थोड़ा सा जाइएगा, इमोशनल होइएगा उससे और फिर पूछ लीजिएगा उसे कितना ज़्यादा अब समझ में आ रहा है कि सच में किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। जिया ने भी मुस्कुरा दिया और फिर रोहान ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा कि पापा मुझे काम से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जाना है अभी के अभी, तो आप खुद ही चले जाइएगा घर पर। तो रुद्र बोलता है कि नहीं, तेरी उंगली पकड़ कर जाऊँगा क्या मैं। तो रोहान ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर बोलता है कि पापा हर बार बेइज्जती करना ज़रूरी है क्या, हर किसी के सामने मेरी बेइज्जती कर देते हो यार, कभी तो सोचा करो सासू माँ खड़ी है मेरे सामने, ये भी तो कह सकते हो ना पापा आप कि हाँ बेटा चला जाऊँगा, तू फिक्र मत कर, मैं अपने आप ही चला जाऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रुद्र ने भी अपने हाथ से उसे जाने का इशारा किया और फिर वो भी एकदम से हवा की तरह वहाँ से चला गया। उसके जाते ही रुद्र बोलता है कि जिया दी आप ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं जल्द से जल्द नील को ठीक देखना चाहता हूँ, बहुत ही जल्द उसका ऑपरेशन होना चाहिए। जिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर इधर दूसरी तरफ रात के 10 बजे का समय हो रहा था। रूही अपने कमरे में बेचैनी से चक्कर लगा रही थी और रोहान जब आज घर से गया था तो उसे बहुत ही ज़्यादा बोल कर गया था कि वो आज रात लेट आएगा, वो क्योंकि तन्वी के साथ डेट पर जाना चाहता है, इसीलिए उसे थोड़ा सा आने में लेट हो जाएगा। इसीलिए रूही को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। सोच सोच कर रूही का दिल तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि रोहान ऐसा भी कुछ करेगा, वो उसके साथ इतनी जल्दी कैसे दूर हो सकता है। लेकिन क्या ही करती, उसके अंदर तो एक पत्नी भी थी और फिर रोहान जो ज़रूरत से ज़्यादा हैंडसम भी था। उसे कहीं ना कहीं तो अब थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी फील हो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था रोहान के ऊपर इस वक्त। हालांकि ये सारा किया धरा बस रूही का था, लेकिन फिर भी कैसे समझाती वो अपने आप को, अपने अंदर की पत्नी को वो कैसे बताए कि उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ सोचकर उसने अपना फ़ोन उठाया और फिर रोहान को कॉल किया। तो रोहान उस वक्त ड्राइव कर रहा था। रोहान ने गाड़ी साइड में लगाई और फिर फ़ोन को रिसीव करते हुए बोला कि ये बोलो क्या काम था तुम्हें, इतना ज़्यादा रात में फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है। तो रूही को तो एकदम से हिचकियाँ आ रही थी, आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था, क्योंकि रोहान ने बहुत ही रूडली कहा था, उससे बहुत ही रूडली बात करा था। तो रोहान भी समझ रहा था, लेकिन उसने बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती, बिल्कुल भी उसे नहीं समझाया और फिर उसे थोड़ा सा अकड़ कर फिर से कहा कि रूही कुछ काम है तो बता दो ना, तुम्हारी हिचकियाँ सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी बताओ कि क्या कहने के लिए तुमने फ़ोन किया है, अगर नहीं कुछ है तो फ़ोन रख दो। तो रूही ने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और फिर अपनी हिचकी को कंट्रोल किया और फिर बहुत ही धीरे से बोलती है कि वो मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था आपके लिए कि आप कब तक आओगे, बहुत ज़्यादा रात हो गई, अभी तक आप आए क्यों नहीं। तो रोहान बोलता है कि सुबह बताया था ना कि मैं तन्वी के साथ डेट पर जाऊँगा, तो फिर टाइम तो लगेगा ही ना, 12 बज जाएंगे, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से खाना खाकर सो जाओ, तुम पहले ही बहुत ज़्यादा टेंशन ले चुकी हो ना, अब टेंशन मत लो, तन्वी की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मैं तन्वी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तन्वी के साथ हूँ ना, मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, वादा करता हूँ मैं तुमसे, वो आज के बाद कभी भी सुसाइड नहीं करेगी। रोहान ने अभी तक फ़ोन नहीं कट किया था, क्योंकि वो रूही के रिएक्शन को देखना चाहता था, वो ये जानना चाहता था कि रूही को अब कैसा फील हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रूही के आंसू
बह रहे थे। रूही ने फिर से थोड़ा सा हिम्मत करते हुए धीरे से पूछा कि कहाँ जाओगे आप डेट पर। तो रोहान को तो अब रूही पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसकी मासूमियत पर उसे प्यार भी हल्का हल्का सा आ रहा था और थोड़ा तो तरस भी आ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सीधी थी रूही, हर किसी की मासूमियत में फंस जाती थी। लेकिन फिर भी उसने रूही को अभी थोड़ा सा जले पे नमक छिड़कते हुए कहा कि रूही, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहाँ पर प्रपोज किया था। तो रूही को तो वो दिन एकदम से याद आ गया था कि जब रोहान उसे फार्म हाउस पर लेकर गया था और फिर उसने वहाँ पर उसे प्रपोज किया था। वहीं पर उसने घुटनों के बल बैठकर रूही को प्रपोज किया था। उसी वक्त रूही को हिचकियाँ लेने लगी थी, उसे एकदम से हिचकियाँ आने लगी थी। उसी दिन से रोहान को ये पता चल गया था कि रूही को ना बहुत ज़्यादा टेंशन हजम होती है और ना ही बहुत ज़्यादा खुशी हैंडल कर सकती है। दोनों ही में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ना ही वो बहुत ज़्यादा दुख झेल सकती है। उस वक्त रोहान की आंखें ठीक नहीं थी, तभी भी वो एकदम से समझ गया था कि रूही बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। तभी से ही उसे रूही से प्यार हो गया था। रूही ने धीरे से कहा कि हाँ याद है मुझे, आप तन्वी को लेकर वहाँ पर जाएंगे, आप फार्म हाउस में जाएंगे तन्वी के साथ। तो रोहान भी उसे चिढ़ाता हुआ बोलता है कि तो फिर कहाँ पर लेकर जाऊँ, वो जगह तुमने ही तो खाली की है, तुम जो बोलना नहीं चाहती थी, तुम जो बोलती नहीं हो ना, वो मैं समझ जाता हूँ। यही तो चाहती हो ना कि मैं तन्वी के साथ शादी कर लूँ, उसके साथ अपनी ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ाऊँ। तो ठीक है, कर लूँगा मैं तन्वी के साथ शादी, लेकिन एकदम के साथ तो नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि तुम तो मेरी फैमिली को अच्छे से जानती हो ना कैसी है। तुम्हें डाइवोर्स देने में ही लाख सापे हो जाएंगे घर पर, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब होंगे घर पर। इसीलिए मैं पहले तन्वी को मेंटली प्रिपेयर करना चाहता हूँ, उसे प्रपोज करके थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। उसके बाद घर पर साहब से बात करूँगा। मेरे तुम्हारे डाइवोर्स होने में ही 6-7 महीने लग जाएंगे। तो फिर खैर ये सब कुछ छोड़ो, वो तो बात की बात में होंगी। तुम ये बताओ कि हमारे डाइवोर्स के बाद तुम कहाँ पर जाओगी, किसके साथ रहोगी। ये सुनकर तो रूही ने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया और फिर वहीं पर बैठकर रोने लगती है। वो बहुत ही बुरी तरीके से रो रही थी, उसका दिल तो जैसे आज टूट कर बाहर ही आने वाला था, क्योंकि रुलाने वाला भी कोई और नहीं था, उसका प्यार करने वाला रोहान था। रोहान भी अच्छे से जानता था कि रूही हैंडल नहीं कर पाएगी, फिर भी वो उसे जानबूझकर रुला रहा था। रोहान ने फ़ोन देखा और फिर बड़ करके बोलता है कि बीवी तुम्हारी ही तो गलती है, मेरी गलती नहीं है, थोड़े दिन और रो लो तुम, ताकि तुम्हें कुछ अकल आ जाए, थोड़ी दुनियादारी की समझ आ जाए। इतना कहकर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और फिर पहले वो अच्छे से मूड में गाड़ी चला रहा था, लेकिन अब उसका दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया था। उसे हल्की सी रूही की रोने की आवाज़ आई थी तो उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। तो वहीं रूही जो रो कर बुरा हाल कर चुकी थी अपना, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रोहान ने उससे डाइवोर्स की बात भी करी है, उसे वो डाइवोर्स देना चाहता है, जबकि उसने तो कभी रोहान को डाइवोर्स देने की बात सोची ही नहीं थी और ना ही कभी कही थी। बस अपने मन ही मन में ये बात रखी थी उसने। लेकिन रोहान तो रूही को अच्छे से जानता था, उसने भी जानबूझकर रूही के मुंह पर ही ये बोल दिया था और फिर रूही के दिल में भी एकदम से लग गई थी ये बात कि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और करीब 10 मिनट के बाद रोहान ने गाड़ी फार्म हाउस के बाहर आकर रोकी। गाड़ी से उतरकर वो सीधा अंदर फार्म हाउस में गया और फिर उसने आसपास अपनी नज़रें घुमाई तो सीधा स्टडी रूम के अंदर चला जाता है। फिर उसने फ़ोन निकाल कर किसी को फ़ोन किया और फिर बोलता है कि हाँ, उसे लेकर जल्दी से स्टडी रूम में आ जाओ। थोड़ी देर में ही 2 बाउंसर एक आदमी को लेकर स्टडी रूम के पास आ गए थे। थोड़ी ही देर में वो दोनों ही अब उसे अंदर लेकर आ जाते हैं। वो आदमी कोई और नहीं था, राजीव राठी था, सोमनाथ और रूपमती का बेटा। उसकी एक आंख फूट चुकी थी, जिसे रूही और नियति दोनों ने ही फोड़ दिया था। रोहान के बाउंसर ने राजीव को बहुत ज्यादा मारा था। रोहान ने राजीव को देखकर कहा कि तुम्हारी हालत तो पहले से ही बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें क्या मैं मारूं। इतना कहकर उसने बाउंसर्स की तरफ देखा तो बाउंसर ने भी राजीव राठी को छोड़ दिया और फिर वहां से धीरे से जाने लगते हैं। राजीव भी अपना बैलेंस नहीं बना पाया और फिर वहीं धड़ाम से जमीन पर ही गिर पड़ता है। रोहान राजीव के पास आता है और फिर अपने पंजों के बल बैठता हुआ बहुत ही थोड़ा सा अकड़ के साथ गुस्से से बोलता है कि तुझे क्या लगा था कि तू मेरी बीवी की रिपोर्ट चेंज करवा देगा और फिर मुझे पता नहीं चलेगा। मैं एकदम से पागल लगता हूँ क्या तुझे? मेरा दिमाग ना जहाँ से तू चलाता है ना वहाँ पर आकर खत्म हो जाता है, समझा तू? मेरी रूही जब अकेली थी ना, जिसके पास तब कोई भी सपोर्ट नहीं था, जो तुझसे बहुत ज्यादा डरती थी, तेरे हर एक इशारे पर नाचती थी, तेरे कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती थी, क्योंकि तब उसके पास कोई भी सपोर्ट नहीं था, ना कोई पावर थी, ना कोई पैसा था। मगर अब उसके पास उसकी पूरी फैमिली है। अब वो मेरी पत्नी बन चुकी है, रोहान प्रताप सिंह की पत्नी है। बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने राजीव राठी, तूने अपनी जिंदगी की ये सबसे बड़ी गलती करी है, बहुत बड़ी गलती। मैं तो तुझे भूल गया था, सोचा था कि शायद मेरा एक दुश्मन खत्म हो गया है, तेरा जैसा दुश्मन भी हमारी जिंदगी में है क्या? मुझे ये नहीं पता था, तू ही गलती करके मेरे सामने आ गया है। अब बता मुझे तेरा क्या करूं मैं, क्या करूं मैं तेरे साथ?
राजीव कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस मरने की हालत में था। राजीव की एक आंख रूही ने पहले ही फोड़ दी थी और हाथ पैर बाउंसर ने तोड़ दिए थे। रोहान अगले ही पल उसके पास आकर खड़ा हो गया और फिर बाउंसर्स को देखकर बोलता है कि बेसमेंट में बंद कर दो इसे, अपने आप ही भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगा, हमें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हाँ, जब मर जाएगा ना तब इसे निकाल कर जंगल में फेंक आना। जीते जी तो किसी के भी काम नहीं आया, मरते मरते जानवरों का पेट तो भर ही देगा, कम से कम जानवरों के काम तो आ ही जाएगा। बाकी मैं ना इसे हाथ नहीं लगाना चाहता हूँ क्योंकि ये तो पहले से ही मरा है। राजीव रोहान की तरफ देख रहा था और बड़ी ही उम्मीद भरी नजरों से उससे माफी मांग रहा था। रोहान बोलता है कि मुझे मत देख, मुझे तरस नहीं आएगा तेरे ऊपर, क्योंकि तुझे कभी भी तरस नहीं आया। तूने न जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी खराब करी है, न जाने कितनी लड़कियों को बर्बाद कर दिया है तूने। तुझे मारकर तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग समझा। तो रोहान ने राजीव राठी को वहीं पर छोड़ दिया और फिर वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपने बॉडीगार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर गया था। रोहान भी अपनी गाड़ी चला रहा था, उसके कानों में अभी भी रूही की सिसकियां लेने की आवाज आ रही थी, उसकी आवाजें आज भी उसके कान में गूंज रही थी। कुछ देर तक तो रोहान बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है, लेकिन फिर अचानक से ही उसके होंठों के कोने एकदम से मुड़ गए और फिर वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार बीवी, सच में बहुत ज्यादा परेशान हो तुम, और लेकिन तुम देखो ना कि इतना भी ज्यादा परेशान होने के बाद भी अपना नहीं समझती हो मुझे कि अपनी परेशानी मुझे आकर बता सके। पागल लड़की, बिल्कुल पागल है। एक बार मुझे अपनी रिपोर्ट के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा, एक बार भी मुझसे कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। उसे लगता है कि वो मुझे कुछ भी छुपाने में कामयाब हो जाएगी, वो मुझे कुछ नहीं बताएगी तो फिर मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। रोहान ने अगले 1 घंटे में गाड़ी प्रताप हाउस के बाहर आकर रोकी, फिर वो गाड़ी से उतरकर सीधा अंदर की तरफ चला गया। रोहान ने अपने कमरे का दरवाजा हल्के से खोलकर देखा तो पूरे कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा था। 1 सेकंड के लिए तो उसकी सांसें एकदम से रुक गई थी, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं रूही ने अपने साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। उस अंधेरे में उसे रूही कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने जल्दी से कमरे में आकर लाइट जलाई तो उसकी आंखें और भी ज्यादा हैरानी से फैल गई थी। रूही जमीन पर लेटी हुई आराम से सो रही थी और हल्के हल्के रोने के आंसू उसके अभी गाल पर बने हुए थे। जब से रोहान ने उसकी बात करी हुई थी तब से वो रोने लगी थी और रोते रोते वहीं पर सो गई थी। रोहान को रूही पर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही साथ प्यार भी आ रहा था। रूही ने अपनी क्या हालत बना ली थी, कुछ ही दिनों में वो एकदम से पागल हो गई थी। एक बार भी उसने रोहान से अपना मेडिकल रिपोर्ट पर डिस्कशन करना ठीक नहीं समझा, एक बार भी उसे रिपोर्ट के बारे में बताना ठीक नहीं समझा और फिर अपने दिमाग में ही ये बात आकर बैठा ली कि वो कभी भी रोहान के बच्चों का सुख नहीं दे पाएगी, उसे कभी भी वो मां नहीं बन सकती है। और फिर उसके बाद अपने मन में ही न जाने क्या कुछ छुपा कर बैठ गई थी, क्या कुछ सोच कर बैठी हुई थी। रोहान रूही के नजदीक गया और फिर उसने रूही को प्यार से अपनी गोद में उठाया और फिर बेड पर आकर लेटा दिया। रोहान ने रूही के बालों में अपना हाथ फेरा और फिर उसके माथे को प्यार से चूमकर खुद भी उसके पास आकर लेट जाता है, उसे अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है। उसने रूही को खुद से अच्छे से चिपका लिया और फिर खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार बस बस एक और चोट, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जल्दी से किसी की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, किसी की भी बातों पर नहीं आना चाहिए जब तक हमें खुद के पास कोई प्रूफ ना हो। रोहान ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और फिर तभी उसने रूही की हिचकियां महसूस की। रूही इस वक्त नींद में थी और हिचकियां ले रही थी। रोहान के चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने रूही को अपने ऊपर आराम से लेटा लिया और उसकी कमर को हल्के हल्के से रब करने लगता है। धीरे धीरे रूही नॉर्मल हो गई थी और उसकी हिचकियां भी बंद हो गई थी। रोहान ने अपनी पकड़ रूही पर कस दी और फिर थोड़ी ही देर में वो भी नींद की आगोश में चला गया। दोनों ही अब एक दूसरे की बाहों में लिपट कर सो गए थे। इधर दूसरी तरफ संकल्प सिया को जैसे तैसे मनाकर आज फिर से डेट पर लेकर गया था। दोनों ही एक गोल सी टेबल पर बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सिया का मन अभी बाहर आने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, उसे अभी भी प्रूफ चाहिए था संकल्प से। उसे तो अभी भी संकल्प की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो वहीं संकल्प ये सोच रहा था कि वो प्रूफ कहां से लेकर आएगा, कैसे प्रूफ लाकर दे। उसने तो कुछ ना कुछ सोच भी रखा था। सिया बोलती है कि रोज रोज बाहर आना ठीक नहीं है संकल्प, ऐसे हमें रोज बाहर नहीं आना चाहिए। तो संकल्प ने कहा कि क्यों क्यों किसने कहा है कि रोज रोज बाहर आना ठीक नहीं होता है, हम अपनी पति पत्नी के साथ बाहर नहीं जा सकते हैं क्या? चलो अब तुम ऑर्डर करो और प्लीज मुंह मत बनाओ यार, प्लीज मुझे अच्छा नहीं लगता है, नई नई शादी हुई है हमारी और फिर थोड़ा तो खुश रहा करो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है, ऐसी उदासी नहीं अच्छी लगती है। ये सुनकर सिया के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर संकल्प ने कहा ही इतने रोमांटिक तरीके से था कि सिया खुद को रोक नहीं पाई और हल्का सा मुस्कुराने लगती है। दोनों ही अब खाना खा रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा भी लग रहा था और इतने में ही मनु फिर से उनके पास आती है और मनु
को वहाँ पर देखकर संकल्प का माथा एकदम से खनक गया था, जबकि सिया को इस बार कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। वो अपनी आइसक्रीम बहुत प्यार से एंजॉय कर रही थी और आराम से बैठकर आइसक्रीम खा रही थी। अपनी आइसक्रीम को एंजॉय करने लगी थी तो संकल्प एक बार फिर से सिया की तरफ देखता है और एक बार मन्नू की तरफ घूर कर देखता है और फिर उसने मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार ये चुड़ैल तो मेरी डेट पूरी ही नहीं होने देगी। लगता है पता नहीं ये क्यों बार बार आ जाती है हम दोनों के बीच में। बेचारी सिया इतनी मुश्किल से तो आई थी मेरे साथ, इसे कुछ काम नहीं है क्या? बेवकूफ कहीं की इस गधी को लगता है कि मैं इसे 10 लाख रुपए दूंगा, बल्कि अब तो मैं इसे 2,75,000 का इंटरेस्ट भी वसूल करूंगा। अब इसको समझ में आएगा जब इसको पूरे 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये खुद को समझती क्या है? चुड़ैल, डायन, भूतनी। एक तो मेरी सिया कभी कभी बाहर आती है मेरे साथ और फिर ऊपर से इस चुड़ैल से भी देखा नहीं जाता है, बीच में आ जाती है अपनी टांगे दिखाने के लिए। संकल्प ने मन ही मन मनु को बहुत सारी यहाँ गाली दे दी थी। तो वहीं मनु सिया को देखकर बोलती है कि कमाल की धर्म पत्नी हो तुम। तुम्हारा पति बाहर अय्याशी करता है और तुम जो अपना पत्नी धर्म निभा रही हो इसके साथ अभी भी इतने मजे से रह रही हो, तुम्हें ना बिल्कुल भी फिक्र नहीं है क्या? तो सिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम अपना ब्लैकमेलिंग पन निभाओ ना बस, और क्या आता है तुम्हें? ये सुनकर तो मनु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में बोलती है कि शर्म नहीं आती है? एक औरत होकर तुम ऐसी बातें कर रही हो एक दूसरी औरत से। सिया भी गुस्से से खड़ी हुई और फिर मनु की तरफ देखकर गुस्से से बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसे झगड़ा करवाते हुए हर बार क्यों आ जाती हो तुम हमारी डेट को खराब करने के लिए? तुम्हारा और संकल्प का पास्ट कुछ भी था तो फिर वो पास्ट ही था ना, लेकिन ये मेरा प्रेजेंट है, मेरा प्रेजेंट पति है मेरा, समझे तुम? मुझे तुम्हारे पास्ट के चक्कर में अपना प्रेजेंट नहीं खराब करना है। अब निकलो यहाँ से चुपचाप, वरना भी पिछली बार तो मैंने कुछ भी नहीं कहा था तुमसे, तुम्हारी बकवास सुन ली थी मैंने। इस बार बाउल उठाकर तुम्हारे सिर पर दे मारूंगी, समझे तुम? भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से अभी के अभी। और हाँ, नेक्स्ट टाइम से मेरे और मेरे हस्बैंड के डेट को खराब करने के लिए मत आ जाना बीच में, वरना टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। मन्नू तो हैरानी से बोलती है कि कमाल की बेवकूफ औरत हो तुम, तुम्हें मैंने इतने सारे प्रूफ दिखाए और तुम हो जो अभी भी अपने पति अपने हस्बैंड की तरफदारी कर रही हो। कैसी लड़की हो यार, कितना तारीफ कर रही हो तुम अपने पति के बारे में, एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकती हो क्या? तुम्हारी जितनी बेवकूफ औरत की वजह से ही तो ऐसे लड़के मनमानी करते हैं, अपनी बाहर भी एक रखते हैं और घर में भी एक रखते हैं, समझे तुम? अगर तुम्हारी जैसी औरतें आगे आकर इन सब के खिलाफ हो जाएंगी ना तो फिर आदमी की हिम्मत नहीं होगी वो एक साथ 2-2, 3-3 लड़कियों के साथ जिंदगी खराब करे या फिर अपने रिश्ते को 2-2, 3-3 लड़कियों के साथ रखे, तुम्हारी जैसी घटिया। मनु ने बस इतना ही कहा था कि तभी सिया इस बार थोड़ा सा घूरते हुए गुस्से से बोलती है कि एक और शब्द, अगर तुमने एक और शब्द कहा ना तो फिर एक खींच कर चाटा तुम्हारे मुंह पर जड़ दूंगी मैं, समझी तुम? तू समझती क्या है अपने आप को? डायन कहीं की, निकल यहाँ से। यकीन नहीं आता है कि कहकर देख लो तुम, अगर तूने मुझे एक भी शब्द कहा ना तो फिर तेरी खैर नहीं। ये मत समझना कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो तुम मुझे कुछ भी कहकर चली जाओगी, तुम्हारा जो मन आएगा तुम अपना बड़बड़ाती रहोगी। मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ लेकिन संकल्प को बहुत पहले से और बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो उस हिसाब से तो मुझे संकल्प पर यकीन करना ही चाहिए ना। और फिर दूसरी बात, वो मेरा पति भी है। और रही बात तुम्हारी, तुमने जो मुझे झूठी फोटोग्राफ्स भेजी थी ना, मैंने उन पर यकीन नहीं किया है और ना ही मुझे उन झूठी फोटोग्राफ्स पर यकीन करना है, समझे तुम? तुम्हारी जैसी लड़कियां ही दूसरों की जिंदगियों को खराब कर देती हैं, दूसरों का बसा बसाया घर बर्बाद कर देती हैं, बल्कि मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया है मैंने उन सारी फोटोज को। अगली बार नहीं यार ट्राई करना तो अब भागो यहाँ से, वरना सच में सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। मन्नू तो 2 कदम पीछे हटकर हैरानी से सिया को देखने लगी थी और फिर संकल्प, वो तो आंखें फाड़े बस सिया को देखे जा रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बीवी किसी को जवाब भी दे सकती है, वो इतना कछ बोल सकती है, वो भी मनु जैसी लड़की को। लेकिन संकल्प को कहाँ पता था कि ये सब तो उसी की संगत का असर है, प्रताप फैमिली की संगति का असर अब सिया पर भी आ गया था। सिया को इतना तो पता चल गया था कि अगर उस पर कोई भी मुसीबत आएगी तो फिर प्रताप फैमिली उसे आराम से बचा लेगी, कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता है अगर प्रताप फैमिली उसके साथ है। और फिर इसी बात पर तो वो थोड़ा सा हिम्मत वाली बन गई थी और उसे थोड़ा सा प्राउड भी फील होता था अपने ऊपर। मनु सिया की तरफ देखते हुए बोलती है कि ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं है ना तो फिर ठीक है, लगता है तुम्हें और ज्यादा प्रूफ भेजने पड़ेंगे मुझे। इतना कहकर वो वहां से चली गई और फिर उसके जाते ही सिया ने गुस्से में संकल्प को घूर कर देखा और संकल्प तो अभी भी बिना पलके झपकाए उसे ऐसे ही देखे जा रहा था। सिया संकल्प की तरफ गुस्से से देखकर बोलती है कि आप मुझे जल्द से जल्द सबूत ला कर दो, वरना सच कहती हूँ उसका तो मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन तुम्हारा सिर जरूर फोड़ दूंगी। अब मुझे ऐसे मत देखो, समझे? मुंह बंद करो अपना, ऐसे क्या मुंह खोल कर देख रहे हो मुझे? कोई जानवर घुस गया है क्या मेरे अंदर? संकल्प ने भी अपना धीरे
से मुंह बंद कर लिया और फिर हैरानी से बोला कि यार तुम तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो। सिया बोलती है कि खतरनाक नहीं हूँ संकल्प, पहले बस सपोर्ट नहीं था मेरे पास, वरना नानू के सामने भी हर किसी को मुंह तोड़ जवाब देती थी मैं। लेकिन मामा मामी ने तो जैसे मेरे पंख ही काट दिए थे और फिर मैं तभी दबी सी रहने लगी थी। ये कहते कहते सिया की आंखों में हल्का सा पानी आ गया था और फिर शायद उसे उसके माँ बाप की याद आ गई थी। संकल्प अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर सिया के थोड़ा सा करीब गया, लेकिन फिर कुछ सोच कर बोलता है कि मुझे सच में तो नहीं मारोगी ना तुम? सच बोल रही हो ना? मारोगी तो नहीं ना मुझे? मैं तुम्हें अपने गले लगा लूंगा। तो सिया ने हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर संकल्प ने सिया को प्यार से अपने गले लगा लिया। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या होगा आगे इस कहानी में, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।